वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर वकील। स्टूडेंट, आज हम 3 टॉपिक रिवाइज करेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरा होमोलोगस सीरीज़ और तीसरा फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टार्ट करेंगे। तो इन की क्लासिफिकेशन पढ़ते हुए आप ये जहन में रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इनमें हाइड्रोकार्बन्स भी होंगे और उनके डेरिवेटिव्स भी शामिल होंगे। तो सबसे पहले हम जो है ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रॉडली उनके कार्बन के स्ट्रक्चर की बुनियाद पर 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें से पहला ग्रुप है ओपन चेन कंपाउंड्स और दूसरा ग्रुप है क्लोज चेन कंपाउंड्स। तो ओपन चेन कंपाउंड को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि दीज आर द कंपाउंड इन विच फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स आर फ्री, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका आखिरी कार्बन एटम जो है वो पहले के साथ जुड़ा नहीं होता, फ्री होता है, दे आर नॉट जॉइंड। और इसके फिर आगे 2 किस्में हो जाती हैं। एक ऐसे ओपन चेन कंपाउंड जिनमें तमाम जो कार्बन एटम्स हैं वो स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं, तो इनको हम कहते हैं द कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज इन अ स्ट्रेट चेन। फॉर एग्जांपल इसकी एन ब्यूटेन एग्जांपल है। तो इसमें 4 कार्बन जो है वो एक सीधी चेन में जो है वो अटैच हैं एक दूसरे से। इसकी दूसरी किस्म जो है वो है ब्रांच चेन कंपाउंड्स, यानी ऐसे कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव ब्रांच ऑन अ स्ट्रेट चेन आर कॉल्ड ब्रांच चेन कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड जिनकी स्ट्रेट चेन के ऊपर कोई ब्रांच जुड़ी होगी, जैसे यह देखें 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है और इनके ऊपर एक ये वाली ब्रांच जो है अटैच है, ऐसे कंपाउंड को ब्रांच चेन कंपाउंड कहते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है वो आइसोब्यूटेन जो है ये ब्रांच चेन की एग्जांपल है। दूसरे नंबर पर हमने कहा था कि ब्रॉडली हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड। तो अब दूसरे नंबर पर हम क्लोज चेन कंपाउंड को देखते हैं। तो क्लोज चेन कंपाउंड ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें जो पहला और आखिरी कार्बन है चेन का वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम आर जॉइंड टू फॉर्म रिंग्स एंड चेन, तो दे आर कॉल्ड क्लोज चेन कंपाउंड्स। तो इनकी आगे फिर 2 किस्में हो जाती हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे जो है क्लोज चेन कंपाउंड्स को हम कहेंगे जिनके साइकिल के अंदर तमाम के तमाम कार्बन एटम जो हैं वो जुड़े होते हैं और रिंग बनाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स आर ग्रुप्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो इसके एग्जाम्पल, इसके फिर आगे 2 एग्जाम्पल हो जाती हैं, 2 इसकी टाइप हो जाती हैं होमोसाइक्लिक की। पहली को हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स और दूसरों को हम कहते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम डिफाइन करते हैं कि दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच देयर इज़ अ बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग की जो है कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट कंटेन्स अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। और इनकी एक और अहम बात यह है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स है अरोमा। अरोमा का मतलब होता है स्मेल, यानी इनके अंदर कोई ख़ास स्मेल भी होती है। इनकी पहली एग्जांपल जो है वो है बेंजीन और दूसरी इनकी एग्जांपल जो है ये है नेफ्थलीन। तो आप देख सकते हैं इनके अंदर एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल। तो डबल सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट मौजूद होते हैं। इसी तरह से नेफ्थलीन के अंदर भी। और इसमें आपने याद रखना है कि इनका जो सेंट्रल जो पॉइंट है ये वाला बॉन्ड ये डबल बनाना है, उसके बाद एक बॉन्ड छोड़कर सिंगल छोड़ के फिर अगला डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। इनकी फिर दूसरी किस्म है एसाइक्लिक कंपाउंड्स और नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड्स। तो दीज आर द कंपाउंड विच डू नॉट हैव बेंजीन रिंग। तो इनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होता, अलबत्ता पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में जुड़ के रिंग्स बना रहे होते हैं। इसकी एग्जाम्पल जो है आपकी बुक में 2 हैं, एक है साइक्लोब्यूटेन और एक और साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोब्यूटेन में 4 कार्बन जो हैं वो एक रिंग बना रहे हैं, लेकिन इनमें बेंजीन रिंग नहीं है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, डबल सिंगल बॉन्ड, तमाम बॉन्ड सिंगल ही हैं। इसी तरह से साइक्लोहेक्सेन में भी होगा। इसके बाद हम इनके दूसरी टाइप देखते हैं क्लोज चेन कंपाउंड की, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रो मीन डिफरेंट
और ये डिफरेंट इस लिहाज से कि इनके रिंग के अंदर कार्बन के अलावा और एटम जो है मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव अदर एलिमेंट्स या एटम्स अदर दैन कार्बन एटम इन देयर रिंग्स आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो इनकी फिर दो एग्जांपल आपकी बुक में है, पहली है थायोफीन और दूसरी पायरिडीन। थायोफीन में आप देखें ये इसका जो है वो पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, ये चार इसके जो कॉर्नर्स हैं यहाँ कुछ भी नहीं शो हुआ, यहाँ पर कार्बन एटम है और पाँचवें कॉर्नर में सल्फ़र आ जाता है। तो ये डिफरेंट आ गया चेन के अंदर कार्बन के अलावा कंपाउंड। इसी तरह से पायरिडीन जो है 1 2 3 4 ये 5 कॉर्नर पे कार्बन है और छठे कॉर्नर पे इसमें जो है ये नाइट्रोजन आ गया। देखें बेंजीन में हमने कुछ नहीं लिखा था, इसमें 6 के 6 कॉर्नर पे कार्बन है, इसमें छठे जगह पर नाइट्रोजन आ गया, इसलिए ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं होमोलोगस सीरीज़। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो सारे के सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं, यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि इनके कंसेक्टिव मेंबर जो है वो एक ख़ास जो है पैटर्न जो है एक ख़ास तरतीब जो है उनके अंदर मौजूद है, इसलिए हम कहते हैं कि ये होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। इनका पहला पॉइंट वो ये है कि ऑल मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। चूँकि मैंने जैसे पहले कहा कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें तमाम मेंबर जो हैं वो एक ही तरह के पैटर्न जो है वो रिपीट करते हैं, इनमें एक ही तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लिहाजा तमाम जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको एक ही जो है जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तमाम अल्केन्स को हम CnH2n+2 ये उनका जनरल फार्मूला इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर n जो है इनके कार्बन की तादाद है, कार्बन की तादाद को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 प्लस कर दें तो इनके हाइड्रोजन का नंबर आ जाता है। इसी तरह से तमाम अल्कीन्स को CnH2n से हम रिप्रेजेंट करते हैं और तमाम अल्काइंस को हम CnH2n-2 जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट इनका यह है कि सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 and 14 यूनिट्स इन देयर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, कि हर बाद में आने वाला हर अगला जो इनका कंपाउंड है या अगला मेंबर है उसमें CH2 का इजाफा हो जाता है, और अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो उसमें 14 यूनिट्स का इजाफा हो जाता है मॉलिक्यूलर मास में। आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 और 2 हाइड्रोजन का 2, 12 + 2 अगर प्लस करें तो 14 बनता है। तो लिहाजा इनके रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस के अंदर या तो CH2 ग्रुप यानी 14 यूनिट्स का फ़र्क होगा और एक CH2 ग्रुप का फ़र्क होगा। तीसरा पॉइंट है कि दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी जितने भी मेंबर होंगे चाहे वो अल्केन ग्रुप से हैं, अल्कीन ग्रुप से हैं या अल्काइन ग्रुप से हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। यानी जिनमें जैसे पहला मेंबर फर्ज करें रिएक्ट करेगा तो आखिरी भी कर जाएगा, वो पहला नहीं करेगा तो आखिरी भी नहीं करेगा। तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप जो है इनके अंदर सेम होते हैं। और इसी तरह से अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो दे हैव रेगुलर चेंज इन देयर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेंबर टू मेंबर रेगुलरली चेंज होती हैं। मिसाल के तौर पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हैं, तो ये जैसे जैसे चेन बड़ी होती जाती है वो इंक्रीज़ होते जाते हैं और रेगुलर इंक्रीज़ हो जाते हैं। उनके अंदर जो है वो एब्रप्ट यानी चेंज नहीं होता, वो जो है बिल्कुल सीक्वेंस में जो है इजाफा होता है। चौथी प्रॉपर्टी है पांचवी इनकी कि हम तमाम जो मेंबर्स हैं चाहे अल्केन ग्रुप के हों, अल्कीन ग्रुप के हों, अल्काइन ग्रुप के, जब हम उनकी प्रेपरेशन करते हैं तो वो प्रेपरेशन के जनरल मेथड जो है उनके सेम होते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से मीथेन तैयार होगा उसी तरीके से डिकेन भी तैयार हो जाएगा। तो ये थी होमोलोगस सीरीज़। इसके बाद हम अपना तीसरे टॉपिक की तरफ आते हैं जो है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। तो स्टूडेंट आपको ये याद होना चाहिए कि अल्केन्स के एक हाइड्रोजन को जब हम रिप्लेस कर देते हैं तो उससे बनने वाला नया जो आगे स्पीशी बनती है उसको हम अल्काइल रेडिकल कहते हैं। ठीक है जी। अल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन्स। तो इसको फिर हम इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो R से रिप्रेजेंट करते हैं और इनका जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n और +1, यानी अल्केन से इनके अंदर एक हाइड्रोजन कम होता है, इसलिए इनके जनरल फार्मूला में CnH2n+1 लिखते हैं। तो ये तो हो गया फार्मेशन। और उसके बाद हम इनके जो है आगे जब देखते हैं
कि ये हाइड्रोजन एटम किस पोजीशन से रिप्लेस हुआ है, इस बुनियाद पर फिर अल्काइल रेडिकल्स में कोई डिफरेंस आता है। तो दो एग्जांपल से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली एग्जांपल है हमारी प्रोपेन, जो 3 कार्बन पर मुश्तमिल है। तो इस प्रोपेन का अगर हाइड्रोजन एटम जो है वो टर्मिनल रिमूव हुआ है, यानी कि ये सिरे वाला हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो बनने वाला रेडिकल जो है वो एन प्रोपाइल रेडिकल कहलाएगा। और अगर इसका सेंट्रल हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हुआ है, ये देखें एक H मौजूद है, एक रिप्लेस हो गया, तो ये फिर एक और किस्म बन जाएगी, एक और टाइप इसकी बन जाएगी, इसको हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल रेडिकल। अच्छा, दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं ब्यूटेन की। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो 2 रेडिकल जो है वो नॉर्मल ब्यूटेन से पॉसिबल हैं और 2 ही आइसोब्यूटेन से पॉसिबल हैं। तो नॉर्मल ब्यूटेन का अगर टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ये जो है ये नॉर्मल ब्यूटाइल रेडिकल बनता है, और अगर इसका सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो इससे जो दूसरा रेडिकल बनता है जिसे हम सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल कहते हैं। इसी तरह आइसोब्यूटेन के भी 2 पॉसिबल हैं। अगर इसका ये टर्मिनल हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दें, ये देखें ये CH2 लिखा है हमने, तो ये आइसोब्यूटाइल रेडिकल कहलाएगा। आइसोब्यूटेन से चूँकि इसका ताल्लुक है इसलिए आइसोब्यूटाइल कहलाएगा। और अगर ये सेंट्रल हाइड्रोजन ये वाला ये रिप्लेस कर दें तो इसका नाम बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल। तो एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर प्रोपेन का आप जो है टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो बनने वाला रेडिकल नॉर्मल प्रोपाइल, और ये सेंट्रल अगर रिमूव करते हैं तो आइसोप्रोपाइल। इसी तरह ब्यूटेन का नॉर्मल ब्यूटेन के अंदर अगर टर्मिनल हाइड्रोजन ये देखें CH3 था, इधर CH2 हो गया, तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल। और अगर सेंट्रल तो रिमूव होगा, मतलब यहाँ पे CH2 है और यहाँ अब CH रह गया, ये एक चला गया, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसी तरह आइसोब्यूटेन से भी 2 पॉसिबल हैं, ये CH3 है, यहाँ से एक रिमूव कर दिया तो आइसोब्यूटाइल, और यहाँ पे एक ही H है CH वाला, अगर ये रिप्लेस कर देंगे तो टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल। तो इस तरह से हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद क्वेश्चन करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।